हेलो नमस्ट्रियंस। सो ये है पार्ट टू जिसमें हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया था जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री की बात हुई थी। इसमें आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो है चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो छठवां नंबर का पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, धातु कर्म, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसमें धातु कर्म में फेन प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि इंपॉर्टेंट है, उसको हर कोई पढ़ लीजिएगा। और ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ जो वीक या फिर एवरेज स्टूडेंट है, जिसके मैंने बात पहले ही कर चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सबको ही कर लेंगे। अयस्रोतन की चुंबकीय पृथक्करण विधि, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पुअर और एवरेज स्टूडेंट, आई कैन से। ये दोनों को करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हो सके तो निस्तापन, भर्जन, ये सब इम्पोर्टेंट है। वात्या भट्टी अगर हो पाए तो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें दो चीज आता है। चित्र तो हर कोई कर लेगा, लेकिन रासायनिक समीकरण भूलने वाला होता है इसका रासायनिक समीकरण। तो अगर हो सकता है तो उसको कर लेना, नहीं हो पाए तो दैट्स ओके, लेकिन कोशिश करना कि हो जाए तो ठीक है। उसके बाद बहुत सारे अयस्क हो सकते हैं, उनके नाम, अणुसूत्र, ये सब पूछ सकते हैं। तो जितना याद हो सके उसका एक लिस्ट बना लेना, और लिस्ट बना के एक जगह पर रखना, और उसके अयस्कों के नाम और उसका जो सूत्र होता है और उनका क्या क्या कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या अगर हो सकता है तो उसको याद कर लेना। उसके बाद हाल में एक पूछा जा रहा है मंडल परिष्करण विधि, एक सिंपल सा विधि है, इसको याद कर लेना। मैंने लेक्चर्स का बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट से दे सकते हैं, जितना भी चीज लिखा हुआ हूँ सब वहाँ पे मिल जाएगा। उसका देखिए फफोलेदार तांबा क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसको आप लोग देख सकते हैं, किसी भी सोर्स से ये मिल जाएगा। तो छठवां नंबर चैप्टर में जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा टफ लेवल पे आ जाएंगे, जो कि अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो कर पाएंगे। तो इतना करने के बाद अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का साहस है, टाइम है, तो जरूर जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो जो चैप्टर नंबर 7 है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, और जो पी ब्लॉक तत्व हैं उसमें ऑक्सी अम्लों का क्वेश्चन एक श्योर रहता है। तो उसमें सल्फर के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्लों के नाम, अणुसूत्र है, ये अणुसूत्र है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ मेरे से। ऑक्सीकरण अवस्था तक संरचना लिखिए। क्या क्या लिखना है? अणुसूत्र लिखना है, ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है, संरचना लिखना है। और क्या क्या इसमें एक और तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें नाम दे सकते हैं, डायरेक्टली नीचे आएगा। इसी तरह से फास्फोरस के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्लों के नाम, अणुसूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था, संरचना। क्लोरीन के किन्हीं 3 ऑक्सी अम्लों का नाम। तो इसमें क्या क्या है, बेसिकली सल्फर के ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन के नहीं, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये 4 चीज को अच्छे से याद कर लेना। और ये आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर के आने का मतलब ये है कि इसमें 3 ठो ही लिखना पड़ेगा। तो इस डायरेक्टली इस टाइप से भी आ सकता है कि 3 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें ब्लूप्रिंट की, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें पी ब्लॉक जो है उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। हैवी मार्किंग है 8 नंबर का। तो 8 नंबर में अ, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 6 से लेकर के 11 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे। और 3 3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। 3 3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक ये फिक्स है, सल्फर, फास्फोर, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। इनमें से, इन चारों में से एक, 3 नंबर में से एक बचा, एक उसमें आ सकता है कि हैबर विधि क्या है अमोनिया बनाने की, या फिर दे सकता है कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब बनाने की जो क्रियाविधि होता है, अमोनिया बनाने की क्रियाविधि, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर पी ब्लॉक में से किसी तत्वों में से संबंधित कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि NCl5 नहीं बनता, PCl5 बनता है, ऐसे क्यों। इस सब के कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए ये जरूर तैयार कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आ सकता है ऑक्सीजन अवस्था संरचना लिखिए, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऊपर का ही है। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइडों के नाम भी बता दिया। देखो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि निम्नलिखित अम्लों के नाम और अणु सूत्र आदि दीजिए। तो खुद से बोल दिया कि पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का, या थियोसल्फ्यूरिक, या थायो भी कहीं कहीं लिखा होता है, या परॉक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऐसा नाम दे दिया तो जो नाम दिया उन्हीं तीनों का ही लिखना पड़ेगा। अगर वो बोला किन्हीं 3 बोला तो अपने से 3 ठो लिखना पड़ेगा।
लेकिन जब वो स्पेशली बोल दे कि इन तीनों का लिख कर बताइए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। उस केस में जो ये बोला है उसी को करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो अपने से 3 ठो याद करके रहोगे वो फिर काम नहीं आएगा। तो याद रखना, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए तैयार रहना। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर हलजन यौगिक किन्हें कहा जाता है? 3 उदाहरण दीजिए, मतलब इसका परिभाषा देना है और उदाहरण देना है। अगर टफ किए तो कोई अंतर हलजन यौगिक का संरचना या नाम दे देगा और इसका संरचना संकरण वगैरह पूछ लेगा। ठीक है, जैसे कि दे दे कि अ, मान लो ऐसे आ गया कि BrCl3, इसमें संकरण को समझाइए। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे दिया अंतर हलजन यौगिक में, तो फिर उसको फिर बताना पड़ेगा। संकरण अनुसूत्र उसलिए मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हीलियम के 3 उपयोग, आर्गन के 3 उपयोग, ये सब पहले पूछे जाते थे, पर इजी है इसलिए मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने पहले बता दिया अमोनिया बनाने की हैबर विधि वगैरह इसमें दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष कक्षा विधि लिखा गया है, शीश कक्ष विधि है। सचित्र वर्णन, चित्र का प्रैक्टिस कर लेना हर कोई, है ना। उसके बाद ये रहा PCl5 आ जाता है, NCl5 नहीं। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टफॉल विधि। जेनॉन अक्रिय गैस समूह होने बावजूद विभिन्न प्रकार के यौगिक निर्माण करता है, इसका क्या कारण है? जेनॉन के यौगिक होते हैं, जेनॉन का यौगिक का इसमें अगेन संकरण वगैरह भी पूछ सकता है जेनॉन के यौगिक का। फॉर एग्जाम्पल लिख दे कि XeO3, इसका संकरण लिखिए इसमें और संरचना दीजिए, ऐसा आ गया क्वेश्चन। तो जेनॉन अगर टफ करने की कोशिश किया तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और जब यहाँ पे बात हो रही है ब्लूप्रिंट की, तो ये धातु कर्म वाला जो हिस्सा, इसमें ब्लूप्रिंट का नंबर छूट गया था। तो धातु कर्म जो है उसमें 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह के। 3 नंबर वाले में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि 11 से 22 के बीच में रहेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। तो जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व, और यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। राइट, एक ही क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। तो जिसमें से ये हर साल का फेवरेट क्वेश्चन है, लेंथेड संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है, इसके क्या परिणाम है। तो इसको हर कोई अच्छे से याद कर लेना। और चूंकि 5 नंबर का है तो इसमें एक अथवा दिया होगा, ये श्योर है, एक अथवा तो मिलेगा। तो अथवा में डी ब्लॉक का जो अगला क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है कि संक्रमण तत्व क्या है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मान लो आ गया तो ठीक है, पर इसमें और आगे बढ़ाएगा कि जैसे माया आ गया कि संक्रमण धातु किन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है संक्रमण धातु, और निम्न गुणों को स्पष्ट कीजिए। मेन ये है, निम्न गुणों को स्पष्ट कीजिए। तो क्या क्या गुण है? रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों दर्शाते हैं, मिश्र धातु का निर्माण क्यों करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी लिस्ट है मेरे पास, पूरा बताता हूँ। जैसे कि अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, ऐसा क्या कारण है भाई कि डी ब्लॉक ही कर पाता है। परिवर्ती है, ये परवर्ती हो गया एक्चुअल में, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं। चेंजिंग या वेरी इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक बदलते रहते हैं, ऐसा क्यों कारण है। उत्प्रेरकीय गुण के क्या कारण है। समांगी विसमांगी उत्प्रेरण को समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। समांगी विसमांगी तो 5 नंबर का नहीं आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो ऊपर में एक दे दिएगा कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, या संक्रमण तत्व के 3D सीरीज के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। फिर दे देगा दूसरा में समांगी विसमांगी उत्प्रेरण को समझाइए। इस तरह से ये आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संकुल यौगिक, जो कि है चैप्टर नंबर 9, आखिरी चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो संकुल यौगिक से जो क्वेश्चन बन रहा है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। और 3 नंबर का जो एक ही क्वेश्चन होता है, जनरली जो वीक स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, IUPAC नामकरण को पढ़ लेंगे अच्छे से। हिस्ट्री को अगर देखा जाए, रिकॉर्ड को अगर देखा जाए, तो हर बार IUPAC से 3 टू क्वेश्चन देता है, ये कह के कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। तो नाम लिखना होगा। उल्टा क्वेश्चन भी बोल सकता है, मतलब कि इस तरह से दे दिया कि K3FeCN6, मान लो ये दे दिया, और बोला कि इसका नाम लिखिए, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। लेकिन उल्टा दे दिया कि पोटेशियम फेरोसाइनेट, इसका फॉर्मूला लिखिए, उल्टा दे दिया। तो मान लो बोल दिया कि पोटेशियम, ऑब्वियसली ऑक्सीकरण नंबर भी देगा, पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट, हेक्साफेरोसाइनेट, इस तरह से लिख दिया। और ऑक्सीकरण अंक वगैरह देके बोल दिया कि इसका फॉर्मूला लिखिए, तो ये लिखना पड़ेगा फिर उल्टा वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा भी आ सकता है, फॉर्मूला से नाम भी पूछ सकता है, नाम से फॉर्मूला भी पूछ सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकता है।
इसका तो प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ व्यू में, ये देख लो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये रहा। इसमें ऐसा आ सकता है कि टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका फॉर्मूला लिखो आगे मान लो। तो फॉर्मूला लिखो आ गया तो फिर कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो हमको लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जब इसका प्रैक्टिस होगा तब। पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकलेट है, यानी कि पोटेशियम भी है, उसके बाद क्या है, टेट्रा साइनिडो है, यानी कि 4 ठो साइनाइड है और निकल है, इस तरह से। और निकल का ऑक्सीजन अवस्था कितना है, 2 है। तो ये 2 है और ये 4 है, मतलब 2 टू प्लस है, 4 टू माइनस है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे K2 हो जाएगा। इस तरह से निकालना पड़ेगा। अभी पूरा डिटेल से समझा नहीं सकता मैं, अभी मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बताना, एक लेक्चर में बता दूंगा। मेरे ख्याल से मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने इसका एक लेक्चर लिया हुआ है, प्लेलिस्ट में देख लेना एक बार। ओके, चलो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। डाइक्लोरोबिस, इस तरह से मान लो आ गया, इसका फॉर्मूला लिखो आ गया, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। या उल्टा भी हो सकता है, ये दे दिया, इसका नाम लिखो बोल देगा, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेक्सामिन कोबाल्ट क्लोराइड है। ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा जो भी है, और निकाल दें तो 3 निकल के आएगा इसका। इसका नाम क्या है, ये जो बता रहा था, पोटेशियम बिस बिस नहीं, ट्रिस ऑक्जेलेटो फेरेट, ये हो जाएगा इसका नाम। पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लमडेट हो जाएगा इसका नाम। इस तरह से नाम लिखने भी आ सकता है, राइट। तो ये अच्छे से तैयारी करना है, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन का ज़्यादा संभावना है आज की डेट में। पर इसके अलावा अगर क्वेश्चन की तैयारी करना है तो आजकल बहुत दिन से नहीं पूछा, वर्नर के सिद्धांत को उदाहरण से समझाइए। समवायता किसे कहते हैं, ज्यामितीय समवायता को उदाहरण से समझाइए। निम्न समवायता को उदाहरण से समझाइए। तो आयनन समवायता क्या होता है, हाइड्रेट समवायता क्या होता है, बंधन समवायता क्या होता है, जलीय समवायता क्या होता है। इस तरह के जो विभिन्न प्रकार के समवायता है वो भी पूछा सकता है। अगर टफ करने का कोशिश किया तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को समझा जा सकता है। वीबीटी नहीं पूछा है, वीबीटी आ सकता है। लेकिन ये जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत और वीबीटी बता रहा हूँ, ये उनके लिए है जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको अच्छा नंबर लाने का रिस्क नहीं लेना है, जिनको अच्छा नंबर लाना ही लाना है, रिस्क लेना है, उनके लिए ये बात हो रहा है। वीबीटी मतलब वैलेंस बैंड थ्योरी, और उल्टा भी आ सकता है। कैसे उल्टा, यानी कि CiCO4 सिद्ध कीजिए कि इसमें आंतरिक डी कक्षक इन्वॉल्व है इसमें संकरण में, या सिद्ध कीजिए कि बाह्य डी कक्षक इसमें इन्वॉल्व है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। या सिद्ध कीजिए कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तारीख जो मैं अभी आखिरी समय बता रहा हूँ, ये उनके लिए है जो फुल मार्क्स जिनको लाना है। जो एवरेज तरह के स्टूडेंट हैं, जो केमिस्ट्री में हार्डली पास हो पाएंगे या फिर ठीक ठाक नंबर बस आ जाए ये सोच रहे हैं, उनको जो नीचे का क्वेश्चन बताया ये देखना है, ये IUPAC नाम वाला देखना है, क्योंकि ज़्यादा संभावना इसका है ना, ज़्यादा संभावना इसका है। अगर हिस्ट्री को देखा जाए उसके हिसाब से बात करो, और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये ही आएगा, जो भी आएगा 3 नंबर का आएगा, राइट। तो ये था इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को मैंने जल्दी समाप्त किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक में मैंने पूरा सब कुछ कवर कर दिया है। चैप्टर नंबर 10 से लेकर के 16 तक के जितने भी हैं सबको हम ऑर्गेनिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहें। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।